नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं हूं राजकुमार रत्नेश। यह सब जो आप देख रहे हैं कि लोग, कुछ व्यक्ति सफाई में लगे हुए हैं। सफाई किस चीज़ की, स्वच्छता किस बात की? जी हाँ, यही तो हमने आपको बताना है। ध्यान से देखिए, एक कुर्ते के अंदर, जिसे हम भगवा की भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति, बल्कि मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि एक इंजीनियर यह सब स्वच्छता की तरफ, स्वच्छता के एक अभियान में पोछा लगा रहा है। पोछा कहाँ लगा रहा है? देखिए आप ध्यान से। जैसा कि आपने देखा, बेड नंबर 16 से हमने इसकी शुरुआत की है। ध्यान से देखिए, साथ में एक कंसंट्रेटर रखा हुआ है और यह एक महिला भी है जो उस व्यक्ति की सेवा कर रही है जो बेड पर लेटा हुआ है। जो लेटा हुआ व्यक्ति है कौन? जी हाँ, यही हम आपको आज बताने वाले हैं। हम आपको इससे पहले ये भी बता दें कि ये सब कहाँ पे हैं, कहाँ हैं, किस लिए और क्यों। आपको ये बता दूं, ये नोएडा का सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सेक्टर 12 नोएडा का जो दृश्य है, आज जो आप देख रहे हैं इस दृश्य को, इस दृश्य में आप ध्यान से देखिए। कुछ महिला, कुछ पुरुष, कुछ व्यक्ति सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बेड पर लेटे हुए हैं। ये सब क्या चल रहा है? ये सीन क्या है? माजरा क्या है? जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आपने जरूर सुना होगा। उसी का एक प्रकल्प सेवा भारती, सेवा भारती, बल्कि विदेश में इसको यह कह सकते हैं सेवा इंटरनेशनल, जो विदेशों में काम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प सेवा इंटरनेशनल। उसी तरह से अगर हम देश में काम करते हैं तो सेवा भारती काम करती है। सेवा भारती की तरफ से एक कार्यक्रम, बल्कि मैं कहूँ इसको एक आइसोलेशन सेंटर चल रहा है, जिसमें कि ये आप जो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, कंसंट्रेटर से एक व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है बेड पर बैठा हुआ। यह सब कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है? जैसा कि नोएडा में हमने आपको बताया। क्यों चल रहा है? संघ, आरएसएस को लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको जानते हैं, क्योंकि संघ ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको कि कार्य करके उसका फोटो खिंचा करके उसका प्रचार और प्रसार किया जाए। संघ वो कार्य करता है जिसे अंदर कमरों में किया जाता है, या सुबह आरएसएस स्वयंसेवक की एक शाखा लगती है, वो भी सुबह सुबह 5 बजे लगती है और 6 बजे समाप्त हो जाती है। तो उस समय तक तो हमारे देश के लोग जगते भी नहीं हैं। ऐसे समय में कोरोना काल का जो संकट का दूसरी लहर चल रही है, यह लहर ऐसे लोगों के लिए एक संघ कार्य कर रहा है, जिसमें कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और स्वयंसेवकों की तो ये परंपरा रही है कि वो ऐसे कार्यक्रम में जो जब जब इस देश पर, जब जब इस भारत माता पर विपदा आई है, तब तब स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैं तो ये भी आपको याद दिला दूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी ये स्वयंसेवक ही हैं जो जा करके अपनी सेवा का मौका देते हैं, लोगों को सेवा करते हैं और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, इस आइसोलेशन सेंटर में टीवी भी लगा हुआ है। मरीजों के लिए इतनी सुव्यवस्थित हर चीज़ एक उपलब्ध है। यहाँ पर टीवी है, फ्रिज भी है, दवा भी है, खाना भी है, चाय भी है। आप देख रहे हैं ना, ये जो सामने एक किट के अंदर खड़े हुए हैं डॉक्टर हैं जो पेशेंटों को परामर्श दे रहे हैं। आइए उनसे आपकी सुनवाते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर, और आपको बताएंगे आगे चल करके कि डॉक्टर साहब ने किस तरह से इस संघ की कार्य को कैसे आगे बढ़ाया है। यह भी हम आपको डॉक्टर साहब से मिलवा के बात कराएंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। और मैं आपको ये बता दूं, इस आइसोलेशन सेंटर के अंदर बहुत से लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। एक टीम बनी हुई है, एक दल बना हुआ है, जिसमें कि सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आपको यहाँ यह भी याद दिला दूं कि इस आइसोलेशन सेंटर के अंदर जो कंसंट्रेटर हैं, वो किसी दानदाता ने दिए हैं। ऐसे ऐसे इस देश के अंदर दानदाता हैं जो कि बढ़ चढ़ करके इस देश के कार्यों में भाग लेते हैं। और इस समय तो ये कोरोना काल चल रहा है, क्यों ना लोग इसमें हिस्सा लें, क्यों ना लोग इसमें भाग लें। चलिए आपको मिलवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद गर्ग है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल नोएडा में हेड डिपार्टमेंट हूँ।
मेरा ये संग जरूर है, पर क्योंकि संग मेरे दिल से है, पर मैं हमेशा कुछ चाहता था कि मैं अपनी जिस जो मैं जानता हूँ वो मैं सबको बता सकूँ, जिसके लिए मैं कोई पैसे नहीं लेना चाहता था। और इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रोज़ मैं वेट करता हूँ कैसे 4 बजे मैं यहाँ पे आऊँ, पेशेंट को कंसल्ट कर सकूँ। ये बहुत अच्छी, मैंने खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ करना चाहिए। मेरे कहने से पहले ही इन्होंने ये कार्यक्रम ये व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी। मैं बहुत शुक्रगुजार मिस्टर मधुसूदन जाजू का, उन्होंने इस चीज़ को बड़े, और मिस्टर महेश गुप्ता जी का। जब मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करना, तो उन्होंने कहा हम ऑलरेडी कर रहे हैं, आप बस आ जाओ यहाँ पर। फिर मैं आप हैं डॉक्टर गर्ग, और जो सेवा भारती में, यानी जो आरएसएस का जो एक प्रकल्प है सेवा भारती, उसके अंदर मरीजों को, जो कोविड पेशेंट हैं उनको सेवा दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमें एक चीज़ बताइए, संघ से आप जुड़े हुए हैं, आरएसएस को तो लोग आतंकवादी कहते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये सब चीज़ के बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 1948 में आरएसएस के द्वारा ही इंडिया पाए थे पाकिस्तान से, तो वो तो मैं अपने परिवार को मैं देखा है वहाँ पे इन्होंने कि किस तरह से उन्होंने हेल्प किया। डॉक्टर साहब हम खड़े हैं एक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में, जो संघ का स्कूल है, लेकिन किसी मदरसा में तो हमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिली देखने को। पता नहीं मेरे को, हाँ शायद आपको भी किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो समाज की मदद करना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। तो मेरे को ये लगा कि ये इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है समाज के साथ जुड़ने का और समाज की मदद करने। देखा आपने, एक डॉक्टर निःशुल्क सेवा करने में कितनी अपनी शान समझते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह है हमारे देश का संघ आरएसएस, जिसमें कि यह स्वयंसेवक हर एक उच्च आइसोलेशन में आने वाले रोगी की सेवा निःशुल्क कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और हम आपको उसकी टीम को ना दिखाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं आपको यहाँ यह भी अवगत करा दूं कि इसको आइसोलेशन सेंटर में सारी व्यवस्थाएं, सारी खाने पीना रहना, ऑक्सीजन तक की जो सुविधा है वो सभी के लिए निःशुल्क है। और इस सब को करने में जो सबसे बड़ा, इसमें जो भाग ले रहे हैं, सबसे बड़ा जो रोल है, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और आपको सुनवाएंगे उनके मन की मनोदशा, मन में कितने प्रफुल्लित हैं ऐसे कार्य को करते हुए। ऐसे 2 व्यक्ति हमें इसके आइसोलेशन में सेवा भाव को करते हुए दिखाई दिए, जिनको कह सकते हैं, एक हैं आप सत्येंद्र जी जो इंजीनियर हैं, दूसरे हैं अनिल त्यागी जी। चलिए, हमने ज़रूर अपने विद्यालय में ये सेवा प्रकल्प शुरू किया हुआ है। ये मन में भाव कैसे आया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हो क्या रहा था कि परिवार जिनके छोटे परिसर थे, गरीब तबके के लोग, एक ही कमरे में परिवार के पूरे सदस्य रहते थे। एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाता था तो डॉक्टर लोग का एडवाइस ये आता था कि अगर एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा। तो मन में भाव आया कि क्यों ना भाई, जो व्यक्ति संक्रमित हो रहा है उसको और जगह रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वो इतना पैसा भी व्यय नहीं कर सकता है। तो यह मन में भाव आकर के हमने ये सेवा प्रकल्प भारत ही नहीं बल्कि मैंने पूरे भारतवर्ष में सेवा भारती के बैनर तले संघ ने प्रारंभ किया। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि नोएडा में हमारे 3 सेवा केंद्र चल रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 12 में, बारात घर सेक्टर 92 में और बारात घर सेक्टर 93। भारत में अभी जो व्रत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रही है, लगभग 1200 प्रकल्प अभी चल रहे हैं। और उत्तरोत्तर जैसे जैसे समाज में इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है, वैसे वैसे नए नित्य प्रति प्रकल्प और शुरू हो रहे हैं। जब अंत में ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा जल्दी ये जो कोविड-19 है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद पता चलेगा कि पूरे भारत में कितने प्रकल्प चल रहे थे। जब हमने अपना आइसोलेशन सेंटर शुरू किया था तो जैसे अभी सत्येंद्र जी ने बताया, हमारा जो योजना थी वो ये थी सिर्फ क्वारंटाइन करने की, आइसोलेशन करने की। तभी फिर कुछ समय बाद ऑक्सीजन का एक हल्ला सा मच गया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है और हमारे पास निरंतर फ़ोन आने लगे कि ऑक्सीजन बेड चाहिए। तो फिर हमने व्यवस्था की कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी
व्यवस्था होनी चाहिए। तो फिर हमें कुछ सिलेंडर मिल गए और कुछ बाहर से हमें कंसंट्रेटर मिल गए, तो हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था भी इस केंद्र में शुरू कर दी। जब से हमने ऑक्सीजन और ये अपना आइसोलेशन शुरू किया है, तब से करीब 77-78 के करीब मरीज़ हमारे पास अब तक आ चुके हैं, जिसमें कुछ तो ऐसे थे कि जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक थी और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और बेड की आवश्यकता थी। तो हमने उनको, जब तक उनको अस्पताल में व्यवस्था ना हो जाए, तब तक के लिए ऑक्सीजन दी। और कुछ हमारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो हमारा केंद्र 26 तारीख से शुरू हुआ था, 26 तारीख से और कल तक हमारे पास क्वारंटाइन इतने दिनों तक रहे और वो ठीक होकर चले गए। तो ऐसे जो मोटी आंकड़ा है वो 77-78 के करीब मरीज़ हमने अपने यहाँ पे अब तक भर्ती करके उनको लाभ प्रदान किया है। अभी की अगर हम बात करें तो करीब 8 मरीज़ हमारे पास अभी भी हमारे केंद्र में हैं। और हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हमने केंद्र शुरू किया था, उस समय जो मारामारी थी, उस समय जो समाज के अंदर जो एक भागम भाग की एक व्यवस्था वो बनी हुई थी, परिस्थिति, वो अब कम हो गई है। अब हमें ऐसे लगता है कि अब जो कोविड का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव और समाज के अंदर और देश के अंदर जो एक बहुत बड़ी भागम भाग मची हुई थी, वो काफ़ी कम हो गई है। संघ का मानना स्पष्ट है। हम तो विश्व को कुटुंब माना, तो हमारे इस धरती पर, भारत माता के धरती पर जितने भी लोग पैदा लेते हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने कभी उनमें विभेद नहीं किया। आज ही नहीं, कोविड के बात तो छोड़ दीजिए, अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, विषय लंबा हो जाएगा, कि केरल में त्रासदी हुई, आपका लातूर में हुआ, बहुत जगह ऐसे स्थिति आई, आपका भोपाल गैस कांड को हुआ, डेड बॉडी सड़ गई थी, संघ के सब सेवकों ने उठा करके और उनको अंतिम संस्कार किया। चरखी दादरी में 2 भाईवान का आपस में टकराव हुआ और उसमें मुस्लिम समाज के लोग जो हज करके आ रहे थे, 169 उसमें डेड बॉडी मिली और उसमें से करीब 47 डेड बॉडी ऐसी थी जिनको लोगों ने, कोई उनको लेने के लिए नहीं आए, उनको हमने उनके रीति रिवाज से उनको अंतिम संस्कार किया। तो हम तो यह मानकर चलते हैं भाई साहब, इस पृथ्वी पर जो लोग भी हैं, इस भारत माता के संतान हैं और उस नाते वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो अगर हमारे परिवार के सदस्य पर अगर इस प्रकार की विपदा आई हुई है, इस प्रकार की कोई समस्या आई हुई है, तो मैं कैसे और हमारे संगठन के लोग कैसे घर में बैठ सकते हैं? यही मन में भाव लेकर के हम समाज में अपनी जान की, तो कभी मन में भाव ही नहीं रहता है कि मेरे को जब मेरा जान का क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर मन को एक शांति मिलती है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। यह मन में भाव लेकर के इस काम में हम लगे। हमारे देश में अनेक प्रकार की ऐसी विपदाएं आई हैं जब समाज को समाज की आवश्यकता रही। संघ क्योंकि एक बहुत पुराना संगठन है, तो पुराने अनुभव के आधार पर संघ हमेशा तैयार रहता है इस प्रकार के कार्य करने के लिए। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि नोएडा में न्यूक्लियर फैमिली रहती हैं, छोटे छोटे परिवार रहते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या नोएडा में आई अंतिम संस्कार करने की। हमारे यहाँ पे अंतिम निवास है, वहाँ पे कर्मचारियों को जब बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ा तो वो थक जाते थे, तो हमारे संगठन ने अपने 5 स्वयंसेवकों को रोज़ के उनको सुबह भेजते और 8 घंटे का उनको कहा कि आपको सेवा करनी है। और कितने अनेकों लोगों की, ऐसे लोगों की क्रिया कराई जिनका कोई था नहीं, घर में पति है नहीं और पत्नी की मृत्यु हो गई, बच्चे छोटे हैं और रिश्तेदार क्योंकि कोविड की वजह से आना नहीं चाह रहे थे, उनको अपना भी डर था। ऐसे कठिन समय में भी संघ के स्वयंसेवकों ने अंतिम निवास पर जाकर सेवा की। एक और अनुभव हमें आया कि न्यूक्लियर परिवार बहुत दूर दूर के लोग नोएडा में रहते हैं और जब उनको कठिनाई हुई तो उनके अपने रिश्तेदार दूर से उनकी मदद करने के लिए नहीं आ सकते थे। जो आसपास कुछ रिश्तेदार रहते थे वो भी आने से डरते थे कोरोना की वजह से। ऐसे समय में हमारे संगठन ने एक योजना शुरू की ऐसे लोगों से बात करने की, उनको आत्मिक बल देने की। तो ऐसी काउंसलिंग भी हमने की। उस काउंसलिंग से भी हमें बहुत सेवा करके अच्छा लगा कि जो रोते रोते लोग थे वो हमारी बात सुन के, हमारे सबल देने से, हमारे उनको सहारा देने से बड़े वो प्रसन्न हुए। और बहुत सारे लोगों ने हमें खुद कहा आके, फ़ोन पे बताया कि हम तो सोच रहे थे कि अब यहाँ अकेले हमारा क्या होगा, भाई साहब आपसे बात करके हमें अच्छा लगा कि अब हमें कोई कठिनाई होगी
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ये एक सेवा भारती करके जो इसका अनुषंगिक संगठन है, ये हमारे साथ खड़ा है। हम मुझे एक जो चौपाई वो हमेशा याद रहती है, परमारथ जिनके मन माही ताहू को कछु दुर्लभ नहीं। हमने जो ये केंद्र शुरू किया है, हमने अपनी ये कह सकते हैं कोई आर्थिक बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं किया। समाज के सहयोग से ही हमें बेड मिल गए, समाज के सहयोग से ही हमें गद्दे मिल गए, चादरें मिल गई, और समाज के सहयोग से ही कोई सैनिटाइज़र दे गया, कोई अब एक हमारे स्वयंसेवक थे उन्होंने जो वो ऑक्सीजन मास्क हैं वो दे दिए, एक हमारे सदस्य हैं स्वयंसेवक हैं उन्होंने अपने आप से ही कहा कि मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर देता हूं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर और फ्लो मीटर सही दे दिया। उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। और मैं तो ये कहूँगा कि हमको एक संस्था से 25 कंसंट्रेटर एक साथ मिल गए। तो ऐसे हमारा को समाज से सब कुछ, क्योंकि समाज का ही काम है और समाज के लोगों के द्वारा ही हो रहा है। हमारे स्वयंसेवक अपना समय देते हैं, तन मन धन लगाते हैं, लेकिन जितना हम लगाते हैं उससे ज़्यादा हमें को समाज से सहयोग मिल जाता है। देखिए, मेरा मानना ये है, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी कहते हैं, संघ के स्वयंसेवक के डीएनए में सेवा है। वो कोई किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ भी स्वयंसेवक को ये अनुभव में आता है कि यहाँ पर समाज को हमारी ज़रूरत है, स्वयंसेवक स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाता है। इसके लिए हमको ना किसी से सीखने की ज़रूरत है, ना कोई हमको सिखाता है। डॉक्टर साहब की जो बातों में कुछ और मैं जोड़ना चाहूँगा। यहाँ पर जो नोएडा में हमने जो भी समाज की कठिन कार्य थे, उस कार्य के लिए हमने अपने अपने ग्रुप बनाए। जैसे आपको प्लाज्मा, ऑक्सीजन, उसके बाद ब्लड डोनेशन करने वालों की संख्या, हॉस्पिटल कहाँ जगह खाली है उसकी चिंता करना, ऐसे सीटी स्कैन कहाँ पर सस्ते होंगे, कहाँ पर कितनी लाइनें लगी हुई है, ऐसे ऐसे सारे छोटे छोटे बिंदुओं जिसको लेकर के समाज के लोग अत्यंत परेशान रहते। ऐसी स्थिति आ गई थी जिसका डॉक्टर साहब ने भी चर्चा किया कि पूरा एकदम समाज भयग्रस्त हो गया था कि क्या होगा, कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ सीटी स्कैन होगा, कहाँ हमको आपको बेड मिलेंगे, कहाँ हमको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर भरवाना पड़ेगा। मैं एक दूसरी और बात बताऊंगा, उत्तर प्रदेश सरकार की भी इसमें मैं बहुत भूरी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा एक टोल नंबर दिया। हमारे यहाँ से जो रोगी हमारे केंद्र के लायक नहीं होते थे, वो टोल नंबर पर हम फ़ोन करते थे। और इतना भी आपको बता दूं, वहाँ से हमको आपका ये जो गाड़ी उनको ले जाने के लिए आती थी, एम्बुलेंस, वो भी फ्री होता था। तो हमने जो हमारे केंद्र के लायक होते थे उनको हम वहाँ पर सेवा देते थे। जो हमारे केंद्र के लायक नहीं होते थे, उनकी समस्याएं कुछ अलग होती थी, मेडिकली समस्या होती थी, उनको हम फिर प्रशासन के मदद से उनको हम हॉस्पिटल में पहुंचाने का भी काम करते थे। हमारे इस काम में इस केंद्र पे संघ के स्वयंसेवक करीब 40 स्वयंसेवक जब से प्रकल्प हमने शुरू किया है तब से यहाँ लगे हुए हैं। 93 में भी दोनों केंद्र पर हमारे 20-20 कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए हैं, जो दिन रात लोगों के भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, उनके अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था, ताकि उनको कोई सा भी परेशानी न हो, यह सब ध्यान में रख करके हम कार्य कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस त्रासदी से बहुत दृढ़ता के साथ निकलेंगे। समाज अभी इस चीज़ को समझ गया है और जो सावधानियाँ बरतनी है, समाज सावधानियाँ बरत रहा है। मैं एक बात ज़रूर सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा, विनम्र आग्रह करूँगा कि व्यक्ति समाज के लिए ज़रूर हम एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए पूरा हम संसार होते हैं। इस परिस्थिति में आप दूसरे का भी सेवा कैसे कर सकते हैं, अपने आप को भी कैसे बचा सकते हैं। सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है, जो डॉक्टर लोगों की एडवाइस आ रही है, परामर्श आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम चलते रहेंगे तो हम ज़रूर इस कोविड जो 19 है उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे।